माउंट एवरेस्ट यानी हिमालय का सबसे ऊंचा शिखर, जिसकी ऊंचाई है 29,000 फीट। यह दुनिया का सबसे ऊंचा शिखर है, जिसके वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा इतनी कम होती है कि इंसान का दम घुटने लगता है, खून की उल्टियां होती हैं, फेफड़े में पानी भर जाता है और ऐसा महसूस होता है जैसे आप पानी में डूब रहे हों। इसलिए कोई भी इंसान माउंट एवरेस्ट की चोटी तक पहुंचने की हिम्मत नहीं करता। मगर साल 1953 में एडमंड हिलेरी और तेनजिंग नॉर्गे ने पहली बार एवरेस्ट की चोटी पर कदम रखकर इतिहास रच दिया। उनकी इस जीत के बाद भी माउंट एवरेस्ट की चोटी एक मुश्किल चुनौती बनी रही। 40 सालों तक केवल कुछ जाबाज प्रोफेशनल माउंटेन क्लाइंबर्स ही माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने की हिम्मत कर पाए। उनमें भी हर 4 में से 1 की मौत हो जाती थी और उनकी लाशें वहीं पड़ी रह जाती थीं। लेकिन फिर 1992 में न्यूजीलैंड के एक क्लाइंबर ने एक नया इतिहास लिखा। उसका नाम था रॉब हॉल। रॉब हॉल का मानना था कि अगर प्रोफेशनल्स माउंट एवरेस्ट पर चढ़ सकते हैं तो एडवेंचर का शौक रखने वाले आम क्लाइंबर्स क्यों नहीं। उसकी इसी सोच ने दुनिया में पहली बार कमर्शियल गाइडिंग की शुरुआत की। अगले 4 सालों में उसकी कंपनी एडवेंचर कंसल्टेंट्स ने 19 आम क्लाइंबर्स को एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचाया, और वो भी बिना किसी मौत के। रॉब ने नामुमकिन को मुमकिन बना दिया था। मगर फिर रॉब की देखा देखी कई और कमर्शियल गाइडिंग कंपनी उसके कंपटीशन में उतर आईं। इस बिजनेस में पैसा बहुत था, इस वजह से पहाड़ पर भीड़ बढ़ने लगी। वो दौर था सन 1996 का, जहां से इस कहानी की शुरुआत हुई थी। इतिहास में पहली बार एक ही समय पर 20 से भी ज्यादा पर्वतारोहियों का दल एवरेस्ट के शिखर को फतह करने निकला था। यह पहाड़ पर चढ़ाई नहीं बल्कि एक रेस बन चुकी थी। कुदरत के नियमों से खिलवाड़ करने का अंजाम कितना भयानक हो सकता है, जल्द ही उन्हें इसका अंदाजा होने वाला था। एवरेस्ट के सफर के 6 हफ्ते पहले क्राइस्ट चर्च एयरपोर्ट पर रॉब अपनी टीम के साथ माउंट एवरेस्ट पर जाने की तैयारी कर रहा था। उसे नए क्लाइंट्स मिल चुके थे जो एवरेस्ट पर ले जाने के बदले उसे पैसों से मालामाल कर रहे थे। उनके साथ इस बार एक जर्नलिस्ट भी शामिल हुआ था, जिसने वादा किया था कि अगर रॉब उसे शिखर तक पहुंचाता है तो वो रॉब और उसकी कंपनी के बारे में दुनिया की टॉप मैगजीन में आर्टिकल्स छापेगा, और अगर ऐसा होता तो रॉब की कंपनी और ज्यादा मशहूर हो जाती। इसलिए रॉब और उसकी टीम बहुत ज्यादा उत्साहित थी। रॉब की पत्नी जेन भी एक क्लाइंबर थी, लेकिन इस समय वो प्रेग्नेंट थी, इसलिए नहीं चाहती थी कि रॉब उसे छोड़कर जाए। पर रॉब को जाना पड़ा था, जिसकी कई सारी वजहें थीं। एक की इसी काम से रॉब और उसकी टीम को पैसा मिलता था, जिससे उनका घर चलता था, और सबसे जरूरी कि एवरेस्ट की चढ़ाई के लिए यही समय सबसे बेहतर था, क्योंकि पूरे साल में इसी समय एवरेस्ट पर साफ मौसम रहने के आसार होते थे। इसलिए वो अपने दिल पर पत्थर रखकर अपनी टीम के साथ नेपाल के शहर काठमांडू के लिए रवाना हो गया। वहीं से एवरेस्ट की चढ़ाई शुरू होनी थी। कुछ घंटों के सफर के बाद रॉब काठमांडू पहुंचा। वहां एक होटल में वे अपने क्लाइंट से मिला, जिनको वो शिखर तक ले जाने वाला था। उनमें शामिल थे बैक वेदर्स, टेक्सास का एक अमीर आदमी जिसे क्लाइंबिंग का बहुत शौक था, डग हैसन जो एक आम आदमी था। वो एक साथ 3 नौकरियां सिर्फ इसलिए करता था ताकि उन पैसों से वो एवरेस्ट की चढ़ाई का सपना पूरा कर सके। उसने पिछले साल भी रॉब के साथ एवरेस्ट पर चढ़ाई करने की कोशिश की थी, पर खराब तबीयत की वजह से उसे बीच से ही वापस लौटना पड़ा था। पर इस बार वो शिखर तक जाने के पक्के इरादे से आया था। डग के घर के पास एक एलिमेंट्री स्कूल था, जिसके बच्चों ने भी इस बार उसके सफर के लिए थोड़े फंड रेज किए थे। डग उनके लिए इंस्पिरेशन बनना चाहता था और दिखाना चाहता था कि अगर उसकी तरह एक आम इंसान इतने बड़े सपने को देख सकता है तो वे बच्चे भी देख सकते हैं और उन्हें पूरा कर सकते हैं। इनके साथ थी यासुको नाम्बा, एक जापानी महिला जो पहले ही दुनिया की 6 सबसे बड़ी ऊंची चोटियों पर चढ़ चुकी थी। एवरेस्ट 7वीं थी, और अगर वो ऐसा कर पाई तो वो दुनिया की पहली महिला होगी जिसने 7 चोटियों पर कदम रखा हो। इसके अलावा जॉन कार्कुएर, जो एक मशहूर जर्नलिस्ट होने के साथ साथ एक हाईली स्किल्ड क्लाइंबर भी था, वो इस सफर पर आर्टिकल लिखने आया था।
इनके अलावा 4 और क्लाइंट्स थे जिनको रॉब इस सीजन एवरेस्ट के शिखर पर ले जाने वाला था। इन सभी क्लाइंट्स को क्लाइंबिंग का अच्छा अनुभव था। रॉब उन्हीं लोगों को अपना क्लाइंट चुनता था जो पहले क्लाइंबिंग कर चुके होते थे। नौसिखियों को एवरेस्ट पर ले जाने का मतलब उनको मौत के मुंह में ले जाने के बराबर था। रॉब ने सबका इंट्रोडक्शन कराया, फिर अपने साथी गाइड माइक से उसके पैर का अंगूठा दिखाने को कहा जो कुछ साल पहले चढ़ाई के दौरान ठंड से गल चुका था, जिसे देखकर सबकी सांसें थम गई। रॉब ने माइक के पैर की तरफ इशारा करते हुए कहा, एवरेस्ट पर चढ़ाई की इससे भी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। अगर आप चढ़ाई के तौर तरीकों से अनजान हैं, लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। हम आपको चोटी तक पहुंचाने और सही सलामत वापस लाने का वादा करते हैं। अगली सुबह सब हेलीकॉप्टर से लुकला पहुंचे, जिसकी ऊंचाई थी 2800 मीटर। वहां से उन्होंने हिमालय के विशालकाय सफेद चोटियों का खूबसूरत नजारा देखा, जिसे देख वो और ज्यादा जोश से भर गए। लुकला पहुंचने के बाद उन्होंने पैदल यात्रा शुरू की और बर्फीली घाटियों को पार करते हुए कुछ दिन बाद एवरेस्ट बेस कैंप पर पहुंचे। बेस कैंप 17,600 फीट की ऊंचाई पर लगाया गया था। उन्होंने देखा वहां माउंटेन क्लाइंबर्स का जैसे मेला लगा था, जिसे देखो वो पैसे देकर एवरेस्ट पर चढ़ने आ गया था, चाहे उसके पास एक्सपीरियंस हो या ना हो। और नौसिखिए गाइड्स भी पैसे के लालच में अपने क्लाइंट्स की जान को खतरे में डालने से नहीं चूक रहे थे। ये सब देखकर रॉब को काफी निराशा हुई। बेस कैंप पर सबकी मुलाकात बेस कैंप मैनेजर हेलन से हुई, जो उनके रहने खाने सोने से लेकर हर जरूरी सामान की इंचार्ज थी। वहां रॉब ने अपने शेरपा एंग डोरजी से भी सबको मिलवाया। शेरपा हिमालय के आसपास रहने वाले वो नेपाली लोग होते हैं जो क्लाइंबर्स का सामान ऊपर पहुंचाने, पहाड़ों के बीच की दरारों पर सीढ़ियां और रस्सी बांधने में मदद करते हैं। अपने क्लाइंट्स को सेटल करने के बाद जब रॉब कैंप में घूम रहा था, तो वहां उसकी मुलाकात स्कॉट फिशर से हुई। स्कॉट भी एक अनुभवी क्लाइंबर था और माउंटेन मैडनेस नाम की कंपनी चलाता था। दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे। स्कॉट ने रॉब को बताया कि इस साल दरारें कुछ ज्यादा ही बढ़ गई हैं, इसलिए एक की जगह 4-4 सीढ़ियां लगानी पड़ी हैं। दरअसल बर्फ की चट्टानें खिसकने से उनके बीच लंबी और गहरी दरारें बन जाती थीं, जिनको पार करने के लिए सीढ़ियां लगानी पड़ती थीं। स्कॉट से मिलकर रॉब वापस अपने टेंट में आया, जहां उसने सबकी मुलाकात कैरोलाइन से करवाई। कैरोलाइन उनकी टीम की डॉक्टर थी। कैरोलाइन ने एवरेस्ट पर आने वाली चुनौतियों के बारे में बताते हुए कहा, इंसानी शरीर एवरेस्ट के मौसम के लिए नहीं बना है। जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे, हवा में ऑक्सीजन कम होती जाएगी। ऑक्सीजन इतनी कम हो जाएगी कि आपको हाइपोथर्मिया जैसी बीमारी जकड़ लेगी, दिमाग सुन्न पड़ जाएगा, खून की उल्टियां होंगी और फेफड़े में इतना पानी भर जाएगा कि सांस लेना मुश्किल हो जाएगा और अंत में आपकी मौत भी हो सकती है। इस खतरनाक स्थिति से बचने के लिए आपको 1 महीने की कड़ी ट्रेनिंग करनी होगी, ऐसी ट्रेनिंग जो आपके शरीर को एवरेस्ट के माहौल के मुताबिक ढाल सके। कैरोलिन ने आगे बताया, ट्रेनिंग के 3 स्टेज होंगे। पहले स्टेज में आपको बेस कैंप से कैंप 1 तक जाना होगा, जो 19,500 फीट की ऊंचाई पर होगा, और वहां से वापस बेस कैंप लौटना होगा। दूसरे स्टेज में बेस कैंप से कैंप 1 होते हुए कैंप 2 तक जाना होगा, जो 21,300 फीट की ऊंचाई पर होगा, और फिर वापस बेस कैंप लौटना होगा। और तीसरे स्टेज में बेस कैंप से कैंप 1, 2 होते हुए कैंप 3 तक जाना होगा, जो 24,000 फीट की ऊंचाई पर होगा, और फिर वापस बेस कैंप लौटना होगा। कैरोलाइन की बात पूरी होने के बाद रॉब ने सबसे कहा, दोस्तों, चढ़ाई के दौरान हमें हर वक्त बर्फ की बारिश का सामना करना पड़ेगा। ऊंचे ऊंचे लाखों टन बर्फ के पहाड़ धूप से पिघलकर अपनी जगह बदलते रहते हैं, जिनसे मोटी और गहरी दरारें बनती हैं। अगर गलती से भी उनमें गिरे तो मौत पक्की है। आपको जानकर हैरानी होगी कि अब तक 19 लोगों की मौत उन दरारों में गिरने से हो चुकी है, इसलिए हमें हर कदम फूंक फूंक कर रखना होगा। अगली सुबह वो कैंप 1 के लिए निकल पड़े। बर्फ की बारिश और तूफान का सामना करते हुए वो आगे बढ़ रहे थे। रास्ते में उन्हें सीढ़ियों के सहारे एक लंबी और गहरी दरार पार करनी थी। रॉब का साथी गाइड हेरोल्ड और बेक दरार पार कर गए और अब बारी थी जॉन की। जॉन संभलते हुए कदमों के साथ एक एक सीढ़ी आगे बढ़ने लगा, पर जैसे ही वो बीच में पहुंचा, उसका पैर फिसल गया। वो दरार में गिरी जाता कि उससे पहले उसने सीढ़ियों को जोर से पकड़ लिया।
दरार के दोनों तरफ खड़े लोग डर से कांप उठे, लेकिन सबसे बुरी हालत थी जॉन की, क्योंकि उसने अभी अभी मौत को बिल्कुल करीब से महसूस किया था। पर जॉन एक साहसी आदमी था। उसने सूझबूझ और हिम्मत से खुद को संभाला और आखिरकार उन सीढ़ियों को पार कर लिया। उस रात सब कैंप 1 तक पहुंच तो गए, लेकिन सबको हाइपोथर्मिया के लक्षण महसूस होने शुरू हो चुके थे। किसी को नींद नहीं आ रही थी तो किसी को बेवजह गुस्सा और चिड़चिड़ापन होने लगा था। ट्रेनिंग का पहला स्टेज पूरा कर लिया गया। सब बेस कैंप पर वापस लौट आए। अब बारी थी ट्रेनिंग के दूसरे स्टेज की। एक दिन आराम करके वो ट्रेनिंग के अगले हिस्से को पूरा करने के लिए निकल पड़े, पर रास्ते में उन्होंने जो मंजर देखा उन सब के रोंगटे खड़े हो गए। एक दूसरी कंपनी का क्लाइंट खून की उल्टियां कर रहा था और उसके कुछ ही कदम दूरी पर एक और क्लाइंट बर्फ में आधा ढका ऐसे मरा पड़ा था जैसे कोई लावारिस लाश हो। यह मंजर दिल दहला देने वाला था, पर जो भी हो उन्हें आगे तो बढ़ना ही था। कुछ ही दिनों की चढ़ाई के बाद वो कैंप 2 तक पहुंचे। कैंप 2 तक पहुंचते पहुंचते सबकी हालत खराब होनी शुरू हो चुकी थी। ऑक्सीजन की कमी और ठंड ने सब पर अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था, लेकिन सबसे बुरी हालत डग की थी। उसके फेफड़ों में हल्का पानी जमा होना शुरू हो चुका था, जिससे उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। रॉब ने उसे उस रात ऑक्सीजन मास्क लगाकर सोने की सलाह दी। बेस कैंप लौटने पर कैरोलाइन ने डग को दवा दी और आराम करने को कहा। वहीं दूसरी तरफ स्कॉट फिशर अकेले बैठा शराब पी रहा था। वो इन अनप्रोफेशनल क्लाइंबर की भीड़ से परेशान हो चुका था। एवरेस्ट पर ज्यादा भीड़ होने का सीधा मतलब था एक्सीडेंट का खतरा और भी ज्यादा बढ़ जाना। स्कॉट नहीं चाहता था कि किसी और की गलती का खामियाजा उसके क्लाइंट्स को भुगतना पड़े, पर इस मामले में वो बेबस था और कुछ नहीं कर सकता था। अगली सुबह रॉब अपनी टीम के साथ ट्रेनिंग के आखिरी पड़ाव कैंप 3 के लिए निकला, पर 23,400 फीट की ऊंचाई तक पहुंचते पहुंचते बेक की हालत गंभीर होने लगी। वहां बर्फ की बारिश इतनी तेज थी कि आगे बढ़ पाना नामुमकिन था। रॉब ने स्थिति को समझते हुए सबको वापस बेस कैंप लौटने का आदेश दिया। लौटते समय एक दरार पार करने के लिए उन्हें सीढ़ियों से गुजरना था, पर वहां तो लंबी लाइन लगी थी। रॉब और स्कॉट के अलावा वहां साउथ अफ्रीकन और ताइवानी लोगों के 2 और ग्रुप्स थे जो पहले से उन सीढ़ियों के पास लाइन लगाकर खड़े थे। उनकी वजह से रॉब और उसकी टीम को 45 मिनट से ज्यादा इंतजार करना पड़ा। बर्फ की बारिश और कड़कती ठंड में ये 45 मिनट 45 घंटों के बराबर थे, खासकर बेक के लिए, क्योंकि ठंड की वजह से उसकी उंगलियों में ब्लड सर्कुलेशन कम हो चुका था, जिससे उसके हाथ सुन्न पड़ गए थे। अंत में जब उनकी बारी आई तो रॉब ने सबसे पहले बेक को भेजा। बेक एक एक कदम संभाल कर रखते हुए सीढ़ियों को पार करने लगा, पर ठंड से उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। धीरे धीरे बेक ने आधे से ज्यादा सीढ़ियां पार कर ली, लेकिन तभी सामने से बर्फ का एक पहाड़ टूटकर अचानक गिरने लगा, जिसे देख बेक काफी घबरा गया। वो खुद को संभाल नहीं पाया और सीढ़ियों से नीचे फिसलने लगा। ये देखकर सबके गले सूख गए। बेक नीचे गिरने ही वाला था कि उसने सीढ़ियों को पकड़ लिया। अब बेक सीढ़ियों पर उल्टा लटका हुआ था, जिसके नीचे अथाह गहरी खाई थी। उसके हाथों में इतनी ताकत नहीं बची थी कि वो ज्यादा देर तक पकड़ कर रख सके, और अगर छोड़ा तो मौत नीचे मुंह फाड़े इंतजार कर रही थी। आमतौर पर उन सीढ़ियों से एक बार में एक ही आदमी गुजरता था, क्योंकि वो सीढ़ियां इतनी मजबूत नहीं थीं। पर बेक को बचाने के लिए रॉब अपनी जान जोखिम में डालकर उसके पास पहुंचा। उसने बड़ी मुश्किल से बेक को वापस सीढ़ियों के ऊपर खींचा और उसकी जान बचाई। उस रात बेस कैंप पर रॉब ने सभी ग्रुप के कैप्टन्स को एक साथ बुलाया। उनसे कहा, आप सब जानते ही हैं कि इस साल एवरेस्ट पर हर साल से ज्यादा भीड़ है, जिस वजह से कई टीम एक ही समय पर एक ही जगह चढ़ाई करने के लिए जमा हो रही है। उस वजह से हर टीम को वो चढ़ाई पार करने के लिए बहुत ज्यादा इंतजार करना पड़ रहा है, और इंतजार करने का नतीजा आप सबने देखा आज। ये गड़बड़ी दोबारा ना हो, इसके लिए मुझे लगता है कि सभी टीमों को अलग अलग समय पर चढ़ाई प्लान करनी चाहिए। रॉब ने आगे बताया कि उसका प्लान 10 मई को शिखर पर पहुंचने का है, पर बाकी टीमों का भी प्लान 10 मई का ही था, क्योंकि 10 मई एवरेस्ट पर चढ़ाई के लिए सबसे उपयुक्त समय था। इसलिए कोई भी टीम अपना प्लान बदलने को तैयार नहीं थी।
इस बात से रॉब काफी चिंतित हो गया, क्योंकि अगर सभी टीम 10 मई को ही शिखर पर चढ़ेंगी तो अंजाम सबके लिए बुरा होगा। कुछ घंटों बाद रॉब स्कॉट से वापस मिला। उसने स्कॉट के सामने साथ मिलकर काम करने का प्रस्ताव रखा। पहले तो स्कॉट ने मना कर दिया, क्योंकि दोनों के काम करने का तरीका बिल्कुल अलग था। पर रॉब ने उसे समझाया कि दोनों को अपने तरीके बदलने की जरूरत नहीं है। वो अपने अपने तरीके से ही काम करें, बस जरूरत पड़ने पर एक दूसरे की मदद करें, खासकर रस्सियों और सीढ़ियों को संभालने के लिए। रॉब ने साफ कहा कि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो दोनों में से कोई भी शिखर तक नहीं पहुंच पाएगा। स्कॉट जानता था कि रॉब सही कह रहा है, इसलिए उसने रॉब के साथ मिलकर काम करने के लिए हामी भर दी। आखिरकार वो दिन आ गया जब रॉब अपनी टीम के साथ एवरेस्ट की चोटी की ओर रवाना हुआ। बर्फीले तूफानों और दरारों को पार करते हुए वो कैंप 2 पर पहुंच गए। कैंप 2 पर रॉब ने देखा कि स्कॉट के एक क्लाइंट की तबीयत बहुत खराब हो चुकी थी। स्कॉट के साथी गाइड नील ने बताया कि वो स्कॉट से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, जो बाकी क्लाइंट्स के साथ अगले कैंप के लिए निकल गया था। नील स्कॉट की मदद से इस क्लाइंट को बेस कैंप तक ले जाना चाहता था, पर उसका स्कॉट से संपर्क नहीं हो पा रहा था। रॉब ने यह कहा कि अगर रास्ते में उसे स्कॉट मिलता है तो वो उसे इस बारे में बता देगा। रॉब अपने ग्रुप के साथ आगे के लिए रवाना हुआ। रास्ते में उसे स्कॉट नीचे आता हुआ मिला। रॉब ने उसे उसके क्लाइंट डेल के बारे में बताया, जिसकी तबीयत खराब थी। स्कॉट ने कहा कि वो डेल को बेस कैंप पर छोड़कर वापस ऊपर आएगा। रॉब ने आगे की चढ़ाई जारी रखी। वो अपनी टीम के साथ एक खड़ी बर्फ की ढलान पर चढ़ाई कर रहा था। अचानक बर्फ की एक भारी चट्टान टूटकर गिरने लगी। उन्हीं चट्टानों का एक टुकड़ा हेराल्ड से जा टकराया, जिससे वो तेजी से नीचे गिरने लगा। रॉब उसके कुछ मीटर नीचे चढ़ाई कर रहा था। उसने हेराल्ड को नीचे गिरते देखा और जैसे ही हेराल्ड रॉब के करीब पहुंचा, वो अपनी जान की परवाह किए बिना उसे पकड़ने के लिए उसके ऊपर कूद गया। अब हेराल्ड के साथ रॉब भी नीचे गिरने लगा, लेकिन रॉब ने अपनी कुल्हाड़ी बर्फ में गड़ा दी, जिससे एक मजबूत पकड़ बनी और दोनों की जान बच गई। अगर रॉब ने ऐसा नहीं किया होता तो हेराल्ड उन चट्टानों के साथ ना जाने किस दरार में जा गिरता, जिससे उसकी मौत हो जाती। ऐसी कई दिक्कतों का सामना करते हुए वे आखिरकार कैंप 3 पहुंच गए। कैंप 3 पर दूसरी कंपनियों के क्लाइंट्स पहले से मौजूद थे, लेकिन वहां ज्यादातर लोगों की हालत खराब थी। किसी को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी तो किसी के लिए कड़ाके की ठंड बर्दाश्त के बाहर थी। बेस कैंप से हेलन ने रॉब को संपर्क किया और बताया कि मौसम तेजी से बदल रहा है। समुद्री तूफान हिमालय की तरफ बढ़ रहा है और अगर तूफान ने अपना रास्ता नहीं बदला तो वो 11 मई तक एवरेस्ट की चोटी तक पहुंच जाएगा। रॉब ने इस बारे में अपने साथी गाइड माइक और हेराल्ड से सलाह ली। उन्होंने देखा कि फिलहाल तो मौसम साफ है, इसलिए उन्होंने रॉब से कहा कि उन्हें सावधानी के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए। अगर सब कुछ ठीक रहा तो वो लोग तूफान से पहले सुरक्षित वापस लौट आएंगे। उन्होंने कैंप 3 से आगे का सफर शुरू किया और बर्फीली बारिश से लड़ते हुए कैंप 4 जा पहुंचे, जो कि 26,085 फीट की ऊंचाई पर था। वहां से एवरेस्ट के बीच कोई कैंप नहीं था, मतलब 3,000 फीट की चढ़ाई उन्हें बिना किसी रुकावट के करनी थी। लेकिन कैंप 4 पर बर्फीले तूफान के संकेत दिखने शुरू हो गए। बर्फीली हवाएं तूफान की तरह तेज बहने लगीं। रॉब ने फैसला किया कि तूफान के थमने तक वहीं इंतजार करेंगे, पर हवा में ऑक्सीजन की कमी और बर्फीले तूफान ने सबकी हालत खराब कर दी थी। बेक, जॉन, यासुको और डग समेत सबको ऑक्सीजन सपोर्ट की जरूरत पड़ रही थी। ठंड इतनी थी कि सबका शरीर सुन्न पड़ गया था। लगभग सब पर हाइपोथर्मिया के लक्षण दिखने शुरू हो गए थे। कुछ घंटों बाद स्कॉट भी कैंप 4 पहुंचा। उसने भी तूफान थमने तक वहीं रुकने का फैसला किया। पूरी रात सबको उस बर्फीले तूफान में इंतजार करना पड़ा। 10 मई रात के 12:30 बजे रॉब ने देखा कि मौसम बिल्कुल साफ हो गया था। उसने सबको उठाया और कहा, देखो साथियों, तूफान थम चुका है, सब तैयार हो जाओ, हम आधे घंटे में चढ़ाई शुरू करेंगे। फिर रात 1 बजे रॉब अपनी टीम के साथ एवरेस्ट की तरफ निकल पड़ा। उसके पीछे स्कॉट की टीम ने भी चढ़ाई शुरू की, पर स्कॉट ने कैंप 4 पर ही रुककर आराम करने का फैसला किया, क्योंकि वो बुरी तरह से थक चुका था। पिछले कुछ घंटों में अपने क्लाइंट्स की मदद के लिए वो लगातार बिना रुके एक कैंप से दूसरे कैंप पर चढ़ उतर रहा था, इसलिए उसे आराम की सख्त
जरूरत थी। उधर रॉब अपनी टीम के साथ 27,600 फीट की चढ़ाई पूरी कर जिस पॉइंट पर पहुंचा उसका नाम था द बालकनी। वो जब वहां पहुंचे तो सुबह के 4:30 बज चुके थे और अगर सब कुछ ठीक रहा तो वो सब दोपहर के 2 बजे तक एवरेस्ट के शिखर पर पहुंच जाएंगे। तभी बेक की आंखों में कुछ प्रॉब्लम होने लगी। उसे धुंधला दिखाई देने लगा। दरअसल 2 साल पहले बेक की आंखों का ऑपरेशन हुआ था, इसलिए उसकी आंखें इतनी ठंड बर्दाश्त नहीं कर पा रही थीं। रॉब उसे वापस बेस कैंप भेजना चाहता था, पर एवरेस्ट के इतने करीब आकर बेक किसी भी कीमत पर वापस नहीं जाना चाहता था। यह देख रॉब ने बेक से कहा, बेक तुम कुछ देर यहीं आराम करो। अगर आधे घंटे में तुम्हारी रोशनी वापस आ जाती है तो तुम पीछे से आ रहे साथियों के साथ आगे की चढ़ाई शुरू कर देना। लेकिन अगर आधे घंटे बाद भी तुम्हारी आंखों की रोशनी ठीक नहीं हुई तो तुम्हें यहीं से वापस लौटना होगा। मैं किसी शेरपा को तुम्हारे पास भेज दूंगा। बेक वहीं रुक गया, इस उम्मीद में कि वो बेहतर महसूस करेगा और आगे का सफर दोबारा शुरू करेगा। रॉब अपनी बाकी टीम को लेकर ऊपर हिलेरी स्टेप की ओर बढ़ चला। वहीं उनसे कुछ मीटर ऊपर हेराल्ड, यासूको, स्कॉट के साथ ही गाइड नील और टोली के साथ साउथ ईस्ट रीज तक पहुंच चुके थे। ये वो संकरी जानलेवा राह थी जहां एक तरफ हजारों फीट गहरी खाई तो दूसरी तरफ बर्फ की खड़ी दीवार थी। वहां एक एक कदम मौत से बचकर निकलने के बराबर था, पर वहां पहुंचकर उनके कदम रुक गए। दरअसल साउथ ईस्ट रीज पर शेरपा द्वारा पहले से ही रस्सियां बंधी होनी चाहिए थी जिसके सहारे उसे पार किया जा सके। ऐसे खतरनाक रास्तों पर सिर्फ शेरपा ही रस्सियां बांधने में सक्षम थे, पर इस बार वहां कोई रस्सी नहीं बंधी थी और बिना रस्सियों के सहारे साउथ ईस्ट रीज को पार करना नामुमकिन था। ऑक्सीजन तेजी से खत्म हो रही थी और ठंड इतनी थी कि हड्डियां गला दें। ऐसे में हर मिनट कीमती था, इसलिए हेराल्ड, नील और टोली ने खुद ही वहां पर रस्सियां बांधने का फैसला किया। लेकिन इतनी ऊंचाई पर यह काम मौत से आंख मिलाने जैसा था। साउथ ईस्ट रीज से कुछ मीटर नीचे रॉब डग के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। डग की हिम्मत जवाब दे रही थी, लेकिन रॉब उसका हौसला बढ़ा रहा था। तभी उसके 3 क्लाइंट्स लू, स्टुअर्ट और टास्के साउथ ईस्ट रीज से वापस लौटते मिले। उनके चेहरे हार और थकान से पस्त थे। साउथ ईस्ट रीज पर रस्सियां न होने की वजह से उन्हें काफी इंतजार करना पड़ा था। उन्होंने रॉब से कहा, अब और इंतजार करना नामुमकिन था। इतनी कड़कड़ाती ठंड, ऑक्सीजन के बिना शरीर साथ छोड़ रहा था। अगर अब नहीं लौटे तो कभी नहीं लौट पाएंगे। दोपहर के 12 बजने वाले थे और अभी तक साउथ ईस्ट रीज पर रस्सियां नहीं बंध पाई थी। हेराल्ड और टोली अभी भी पूरी ताकत से कोशिश कर रहे थे, लेकिन समय रेत की तरह हाथ से फिसल रहा था। हवाओं की रफ्तार बढ़ती जा रही थी। उन्हें हर हाल में जल्दी करनी होगी, क्योंकि कुछ ही घंटों में एक भयानक समुद्री तूफान एवरेस्ट की चोटियों से टकराने वाला था, जो रास्ते में आने वाली हर चीज को तहस नहस करने की ताकत रखता था। हेराल्ड, नील और टोली अपनी जान की बाजी लगाकर दोपहर 1:15 बजे तक रस्सियां बांध चुके थे और रस्सियों के सहारे साउथ ईस्ट रीज को पार कर चोटी की तरफ बढ़ चले। आखिर मेहनत रंग लाई। दोपहर 1:15 बजे तक हेराल्ड, टोली और जॉन के साथ एवरेस्ट की चोटी पर फतह हासिल कर चुके थे। देखते ही देखते वहां कुछ और क्लाइंबर्स पहुंचे और फिर यासूको नंबा ने भी शिखर पर अपना कदम रखा। इस ऐतिहासिक पल के साथ यासूको दुनिया की 7 सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाली पहली महिला बन गई। ये यासूको के लिए काफी भावुक पल था। थोड़ी देर में रॉब भी शिखर तक पहुंचा और उसके पीछे स्कॉट फिशर भी। यह सबके लिए उत्सव का पल था, लेकिन समय बहुत कम था। 2 बजे तक उन्हें चोटी पर पहुंचकर वहां से नीचे की तरफ रवाना होना था, पर अब समय की सुई 2 के पार जा चुकी थी और बादलों का एक विशाल बवंडर गरजता हुआ उनकी तरफ बढ़ रहा था। रॉब जानता था कि वहां और एक पल रुकना खतरे से खाली नहीं होगा। वो जल्दी से स्कॉट और बाकी क्लाइंबर्स के साथ नीचे की तरफ रवाना हो गया। कुछ दूर नीचे आने पर करीब 3:15 बजे रॉब को डग चोटी की तरफ जाता हुआ मिला। रॉब ने उसे रोकने की कोशिश की और साथ नीचे लौटने को कहा, लेकिन डग पिछली बार की तरह इस बार भी नाकाम होकर नहीं लौटना चाहता था। वो इतना अमीर नहीं था कि हर साल एवरेस्ट की चढ़ाई का भारी खर्च उठा सके। रॉब जानता था कि डग के पास यह आखिरी मौका है। डग की आंखों में वो जुनून और मजबूरी देखकर रॉब का दिल पसीज गया।
और वो नियमों को तोड़कर डग के साथ दोबारा चोटी की तरफ निकल पड़ा। इधर लौटते समय रॉब के साथ ही गाइड माइक को बेक मिला, जो अपनी आंखों की रोशनी गवाकर पस्त हालत में पड़ा था। माइक उसे अपने साथ लेकर नीचे उतरने लगा। करीब 4 बजे डग को लेकर रॉब दोबारा चोटी पर पहुंच गया। डग खुशी से मानो पागल हो गया। उसके जीवन का सबसे बड़ा सपना पूरा हो चुका था। उसने एलिमेंट्री स्कूल के बच्चों द्वारा दिया गया फ्लैग चोटी पर लगाया, बच्चों के लिए यादगार फोटो खिंचवाई और फिर जल्दी से रॉब के साथ नीचे की तरफ लौट पड़ा। उधर बेस कैंप में हेलन बेचैन थी। वो रॉब से बार बार रेडियो पर संपर्क करने की कोशिश कर रही थी, ये चेतावनी देने के लिए कि तूफान बिल्कुल करीब आ चुका था। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। रॉब का वायरलेस काम नहीं कर रहा था और उन्हें खबर तक नहीं थी कि मौत उनके बेहद करीब पहुंच चुकी है। रॉब और डग अभी हिलेरी स्टेप के ऊपरी हिस्से तक उतरे थे कि भयानक तूफान शुरू हो गया। रही सही कसर तब पूरी हो गई जब डग की ऑक्सीजन भी खत्म हो चली। रॉब ने तुरंत हेराल्ड और बेस कैंप पर संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन चीखती हवाओं के कारण वायरलेस ठीक से काम नहीं कर रहा था। थोड़ी देर बाद हेराल्ड से संपर्क हुआ। रॉब ने उससे कहा कि उसने शेरपा को साउथ चोटी पर ऑक्सीजन के 4 सिलेंडर रखने को कहा था, इसलिए वो किसी को तुरंत वहां भेजकर वहां से ऑक्सीजन लेकर ऊपर उनके पास भेजे। लेकिन हेराल्ड ने देखा कि शेरपा नीचे की तरफ काफी दूर निकल गए थे और इस जानलेवा तूफान में किसी और को ऊपर भेजना नामुमकिन था। तब हेराल्ड ने खुद अपनी जान जोखिम में डालकर रॉब की मदद के लिए जाने का फैसला किया। उधर बेस कैंप से काफी कोशिशों के बाद कैरोलीन रॉब से संपर्क करने में कामयाब हुई। रॉब ने उसे बताया कि ऑक्सीजन की कमी से डग लगभग बेहोश हो चुका है। कैरोलीन ने उसे तुरंत डेक्सामेथासोन की 2 टैबलेट देने को कहा, ताकि इस गंभीर स्थिति में उसे थोड़ी राहत मिल सके और उसका दिमाग काम करना ना बंद करे। रॉब के एक साथी गाइड ने रेडियो पर उसे डग को वहीं छोड़कर नीचे आने की सलाह दी और कहा कि वे डग के लिए कुछ लोगों को भेज रहे हैं। लेकिन रॉब जानता था कि अगर उसने डग को इस हालत में अकेला छोड़ा तो उसकी मौत पक्की है। एक लीडर के तौर पर वो डग को मरता हुआ नहीं छोड़ सकता था। दूसरी तरफ स्कॉट फिशर की हालत भी बहुत खराब हो चुकी थी। उसकी ऑक्सीजन खत्म हो चुकी थी और उसे भी ऑक्सीजन की सख्त जरूरत थी। जरूरत से ज्यादा वक्त लगने की वजह से और अचानक आए तूफान की वजह से सबको ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही थी। लेकिन उस बर्फीले तूफान में किसी भी रेस्क्यू टीम का ऊपर आना लगभग नामुमकिन था। मौत का जाल अब चारों तरफ से बिछ चुका था। रॉब अभी भी रस्सियों के सहारे धीरे धीरे डग को खींचता हुआ नीचे आ रहा था कि तभी तूफान के एक झोंके ने इतनी जोर से उन्हें टक्कर मारी कि वो दोनों गिर पड़े। डग से अब उठा भी नहीं जा रहा था। रॉब ने डग से कहा, तुम यहीं रुको, मैं साउथ चोटी से ऑक्सीजन लेकर आता हूं। रॉब उस भारी तूफान में साउथ चोटी की ओर एक एक कदम बढ़ाने लगा, पर अब तक ऑक्सीजन की कमी के कारण डग हाइपोक्सिया डेज का शिकार हो चुका था। मतलब शरीर और मस्तिष्क में ऑक्सीजन की अत्यधिक कमी से पैदा हुई भ्रम और मदहोशी की अवस्था। वो अपनी सोचने समझने की क्षमता पूरी तरह से खो चुका था। उसी भ्रम में उसने रस्सी से अपनी सुरक्षा क्लिप निकाल दी, जिससे वो नीचे अथाह खाई में गिर गया। जब रॉब ने पीछे मुड़कर देखा तो डग वहां नहीं था। उसका दिल सहम गया। वो समझ गया एवरेस्ट की दरारें डग को हमेशा के लिए निकल गईं। उस बर्फीले तूफान के सन्नाटे में रॉब अब बिल्कुल अकेला रह गया था। उधर माइक बेक को लेकर नीचे जा रहा था। उसने बेक को एक रस्सी के सहारे अपने साथ जोड़ रखा था। बेक आगे आगे चल रहा था और माइक रस्सी से जुड़ा उस पर नजर रखता हुआ उसके पीछे पीछे। देखते ही देखते तूफान की तेज बर्फीली हवाएं उन तक भी पहुंच गईं। पहले ही ठंड से बेक की आंखों की रोशनी लगभग जा चुकी थी और अब इस तूफान ने उसे पूरी तरह अंधा बना दिया। वो ये भी नहीं देख पा रहा था कि उसके एक कदम आगे क्या है, पर वो चलता जा रहा था। चलते चलते वो पहाड़ के किनारे तक पहुंच गया, जिसके 2-4 कदम आगे थी भयानक गहरी खाई। वो मौत से बस कुछ ही कदम दूर था। खतरा भापते ही माइक ने जोर से बेक को आवाज लगानी शुरू की ताकि वो वहीं रुक जाए और आगे एक भी कदम ना बढ़ाए। लेकिन तूफान का शोर इतना ज्यादा था कि उसकी आवाज बेक तक पहुंच नहीं पा रही थी। अगर बेक उस खाई में गिरता तो अपने साथ माइक को भी खींच ले जाता, क्योंकि दोनों रस्सियों से बंधे हुए थे।
पर माइक चिल्लाता रहा और जोर जोर से चिल्लाता रहा। आखिरकार उसकी आवाज तूफान को चीरकर बेक तक पहुंच गई और वो वहीं रुक गया। इस भयंकर हालात में रुककर तूफान थमने का इंतजार करना काफी खतरनाक हो सकता था, इसलिए वो नीचे बढ़ते रहे। लेकिन हवा के तेज बहाव के विरुद्ध अब चल पाना भी मुश्किल था। एक ढलान से उतरते हुए बेक का पैर फिसला और वो तेजी से नीचे गिरने लगा। उसके आगे चल रहे सभी साथी उससे टकरा कर नीचे गिरने लगे और साथ में माइक भी, क्योंकि वो अभी भी बेक से जुड़ा हुआ था। माइक ने अपनी कुल्हाड़ी बर्फ में गड़ाई, जिसकी पकड़ बनी और सब बच पाए। अब उनमें से किसी के पास चलना तो दूर, खड़े रह पाने की भी ताकत नहीं बची थी। बेक पूरी तरह अंधा हो चुका था और उसे सांस लेने में भारी तकलीफ हो रही थी। यासूको बेशुद्ध लाश की तरह बर्फ की चट्टान पर पड़ी थी। माइक समझ गया कि सबको साथ लेकर चलना नामुमकिन है, इसलिए उसने अकेले नीचे जाकर मदद लाने का फैसला किया। उसके पीछे बेक ने आखिरी बार हिम्मत जुटाई और खड़ा होने की कोशिश की, लेकिन उसके शरीर ने जवाब दे दिया। वो एक कटे हुए पेड़ की तरह वहीं गिर पड़ा। हर बीतते पल के साथ मौत उन सब के करीब आ रही थी और तूफान था कि थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। वहीं दूसरी तरफ स्कॉट फिशर भी थकान, ठंड और कम ऑक्सीजन की वजह से अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। रात के करीब 12 बज चुके थे। हेराल्ड इस भयानक तूफान में अपनी जान दांव पर लगाकर रॉब तक पहुंचने में कामयाब रहा। वो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लाया था। ये देख रॉब की जान में जान तो आई, लेकिन जमी बर्फ की वजह से उसका वाल्व जाम हो चुका था। उनकी लाख कोशिशों के बावजूद भी वाल्व नहीं खुला। हताश होकर दोनों वहीं बैठ गए। हेराल्ड के पास अब इतनी ताकत नहीं बची थी कि वो वापस लौट सके। वो दोनों एक दूसरे से लिपट कर वहीं बैठे रहे ताकि एक दूसरे के शरीर की गर्माहट उन्हें जिंदा रख सके। जैसे तैसे सुबह हुई। रॉब और हेराल्ड की हालत और गंभीर हो चुकी थी। धीरे धीरे हेराल्ड हाइपोथर्मिया की उस खतरनाक स्थिति में पहुंच गया जहां उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। अचानक उसे महसूस हुआ उसका शरीर जल रहा है और सिर गर्मी से फटा जा रहा है। वो गर्मी से बचने की कोशिश में बेसुध होकर अपनी जैकेट, दस्ताने और टोपी निकालने लगा। इसी खींचातानी में उसका पैर फिसला और वो भी गहरी खाई में गिरकर हमेशा के लिए बर्फ में दफन हो गया। इस सबसे अनजान रॉब उसके पास बेहोश पड़ा था। जब उसे होश आया तो उसने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी के पास खुद को बिल्कुल अकेला और बेबस पाया। उसके पास ना ऑक्सीजन बची थी और ना ही हिलने की ताकत। स्कॉट का साथी गाइड एनाटोली अपनी जान पर खेलकर उस विनाशकारी तूफान में फंसे लोगों की मदद करने में जुटा था। भीषण बर्फबारी के बीच उसे यासूको नाम्बा मिली, लेकिन अफसोस तूफान ने उसे हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया था। एनाटोली भारी मन से अपनी एक दूसरी क्लाइंट सैंडी को लेकर, जो अब भी जिंदा थी, कैंप 4 की तरफ बढ़ने लगा। एनाटोली से कुछ कदम की दूरी पर बेक बर्फ में दबा पड़ा था। बेक ने धुंधली आंख से उन्हें जाते हुए देखा। उनसे मदद के लिए आवाज लगानी चाहिए, पर उसके जमे हुए जबड़ों से आवाज नहीं निकल पाई। बेक बेबसी से उन्हें धुंध में गायब होते हुए देखता रहा। 11 मई सुबह 5 बजे तूफान थम गया था, लेकिन तबाही के निशान पीछे छोड़ गया। रॉब की टीम लगातार उससे संपर्क करने की कोशिश में लगी रही, पर उसकी तरफ से कोई जवाब न आने के कारण सब निराश बैठे थे। उन्हें डर था कि उन्होंने रॉब को हमेशा के लिए खो दिया। तभी वायरलेस पर एक लड़खड़ाती हुई आवाज आई। ये रॉब था। उसने बेहद कमजोरी के साथ कहा, मैं हिल नहीं पा रहा हूं। रॉब का आधा शरीर बर्फ में दब चुका था और वो मौत की कगार पर खड़ा था। रॉब के साथी गाइड गाय ने उसे हौसला देते हुए कहा, रॉब, तुम्हें वहां से निकलना होगा, कोशिश करो। लेकिन रॉब का जवाब सुनकर सबकी रूह कांप गई। उसने कहा, मुझे मेरे हाथ महसूस नहीं हो रहे, वे पूरी तरह सुन्न हो चुके हैं। गाय ने आंखों में आंसू लिए उसे हिम्मत दी और बताया कि कुछ शेरपा को भेज रहे हैं जो जल्द ही उस तक पहुंच जाएंगे, लेकिन तब तक खुद को जिंदा रखना होगा और किसी भी तरह नीचे की तरफ बढ़ते रहना होगा। गाय जानता था कि रॉब की हालत बेहद नाजुक है, पर वो उसे सोने नहीं देना चाहता था, क्योंकि अगर वो सो गया तो शायद दोबारा कभी नहीं उठ पाएगा। गाय को एक आइडिया आया। वो जानता था कि रॉब को इस वक्त सिर्फ एक ही चीज जिंदा रख सकती है,
जीने की जिद और परिवार का साथ। उसने जेन को कॉल करके सारी स्थिति समझाई और रॉब से बात करके उसका हौसला बढ़ाने को कहा। इसके बाद गाय ने जेन को रॉब से कनेक्ट किया। जेन ने रॉब से कहा, रॉब, तुम्हें हमारे प्यार की खातिर, अपनी होने वाली बच्ची की खातिर वापस आना होगा। रॉब ने थकी हुई आवाज में वादा किया, मैं जरूर कोशिश करूंगा। रॉब का शरीर पत्थर की तरह जम चुका था, लेकिन फिर भी उसने जोर लगाया। उसने अपनी कुल्हाड़ी बर्फ में गड़ाई और अपनी पूरी जान लगाकर खुद को नीचे की तरफ घसीटने की कोशिश करने लगा। यह लगभग नामुमकिन था, पर इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। नीचे से शेरपा की एक टीम रॉब की जान बचाने के लिए निकल चुकी थी। वो तेजी से ऊपर चढ़ ही रहे थे कि तभी एक और भयंकर तूफान ने दस्तक दी। हवा की रफ्तार इतनी तेज थी कि एक कदम आगे बढ़ाना भी मौत को बुलावा देना था। उन्हें ना चाहते हुए भी वापस लौटना पड़ा। भारी मन और आंखों में आंसू लिए गाय ने रेडियो पर रॉब को यह बुरी खबर दी। रॉब ने कांपती आवाज में बस इतना कहा, ठंड बर्दाश्त के बाहर है, पर लगता है कि मैं एक और रात इस बर्फ में गुजार सकता हूं। जेन को जब यह पता चला तो उसका दिल बैठ गया। वो खुद एक मंजी हुई क्लाइंबर थी। वो जानती थी कि ऐसी हालत में रॉब का वहां एक और रात गुजारना नामुमकिन है। वो समझ गई कि उसने रॉब को खो दिया है। उसने आखिरी बार रॉब से बात करनी चाहिए। गाय ने उसे रॉब से फिर कनेक्ट किया। रॉब के पास अब इतनी भी ताकत नहीं थी कि वो किसी से बात कर सके। उसने बर्फ का एक छोटा सा कतरा अपने मुंह में रखा ताकि थोड़ी ताकत मिल सके और आवाज साफ निकल सके। फिर धीरे से उसने जेन से कहा, हाय स्वीटहार्ट, कैसी हो? जेन ने रोते हुए कहा, मैं तुम्हें ही याद कर रही थी और इंतजार कर रही हूं कि तुम जल्दी घर आ जाओ। रॉब ने कहा, लगता है मैं अपनी बेटी से मिल नहीं पाऊंगा। जेन ने अपने आंसू रोकते हुए कहा, ऐसा मत कहो। अगर दुनिया में कोई है जो ये कर सकता है तो वो सिर्फ तुम हो रॉब। तुम जानते हो, तुम बहादुर हो, तुम ये कर सकते हो। रॉब ने इस बात का जवाब नहीं दिया। बस उसने जेन को आई लव यू कहा, क्योंकि वो जानता था कि जेन से ये उसकी आखिरी बात है। उन दोनों की बात सुन हेलन, कैरोलिना, गाय सबकी आंखें भर आईं। लेकिन सब असहाय किसी चमत्कार की उम्मीद में बैठे थे, ऐसा चमत्कार जो कभी हुआ ही नहीं। रॉब एवरेस्ट की गोद में हमेशा के लिए सो गया। अगली सुबह मौसम थोड़ा साफ होने पर एनाटोली रेस्क्यू के लिए निकला। उसे रास्ते में स्कॉट की लाश बर्फ में दबी हुई मिली। वहीं से कुछ दूर सुबह की हल्की गर्मी से बेक को होश आ गया था। 2 रातें बर्फ में बिताने के बाद वो जिंदा था। उसकी आंखों की रोशनी में थोड़ा सुधार आ गया था, जिस कारण उसे हल्का धुंधला दिखाई देने लगा था, पर उसकी नाक और दोनों हाथों की उंगलियां ठंड में गल चुकी थीं। उस हालत में भी वो खुद चलता हुआ कैंप 4 तक पहुंचा, जहां उसे माइक और जॉन मिले। उन्होंने उसे टेंट में गर्म बिस्तर में सुलाया, पर उस हालत में बेक को नीचे ले जाना लगभग नामुमकिन था। यह खबर जब बेक की वाइफ पीच को मिली तो उसने अपने कॉन्टैक्ट्स का इस्तेमाल करके बेक के लिए हेलीकॉप्टर का इंतजाम करवाया और बेक की जान बचाई। हालांकि इस हादसे में बेक ने अपनी नाक और दोनों हाथ गंवा दिए। जुलाई 1996 में जेन ने एक प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया, जिसका नाम उसने सारा रखा। इस घटना के बाद जॉन क्राकाउर ने एवरेस्ट पर एक आर्टिकल लिखा और उसी आर्टिकल ने आगे चलकर इंट्रो थिन एयर जैसी क्लासिक किताब का रूप लिया, जिस पर यह फिल्म बनी। दोस्तों, उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर हां तो इस वीडियो पर एक लाइक जरूर करें और ऐसी ही बेहतरीन फिल्मों की कहानियों के लिए हमारे चैनल शॉर्ट फ्लिक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और जबरदस्त कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।